हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने लास्ट टर्न पे क्या किया था, रॉल्स लॉ किया था और उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है वो हम करेंगे। उसके बाद हम रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ में जो स्पेशल रिलेशन है वो समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म या CaCl3, वेपर प्रेशर of CaCl3 and डाइक्लोरोमीथेन at 298 केल्विन आर। इनका जो वेपर प्रेशर है एक तरह से P नॉट मान लेते हैं। ठीक है, P नॉट ऑफ CaCl3 एंड P नॉट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, इनका हमको वेपर प्रेशर दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग this gram of chloroform and 40 gram of डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पूछा है। अगर हम 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा है इन वेपर फेज। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं। हमें क्या चाहिए, वेपर प्रेशर चाहिए सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? ठीक है, सॉल्यूशन का क्या होता है वेपर प्रेशर? इसको हम लिखेंगे P टोटल इज इक्वल टू जो क्लोरोफॉर्म का है प्रेशर प्योर फॉर्म में एंड मोल फ्रैक्शन P नॉट ऑफ CaCl3 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCl3। ठीक है, और साथ में क्या ले लेंगे, प्लस P नॉट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ये हमको चाहिए। हमको क्या गिवन है, हमको ये गिवन है दैट इज 200 mmHg। ठीक है, ये भी यूनिट ऑफ प्रेशर होती है। ये है 415 mmHg। हमको क्या ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। मोल फ्रैक्शन में हमको कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में हमको कुछ गिवन नहीं है, हमको केवल क्या दे रखा है, मास दे रखा है। अब हम मास यहाँ पे लिखते हैं। CaCl3 का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl3 मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, मास कितना है 25.5 ग्राम और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास जानने के लिए कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन तो है नहीं, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का ऑलमोस्ट 35 के आसपास होता है। ठीक है, तो 12 एक 13, 13 और 35 और मतलब 35.5 लगभग मान लेंगे और इंटू 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 प्लस 3 इंटू 35.5, तो ऑलमोस्ट 25.5 अपॉन 113 119 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 119 के आसपास आ जाएगा। अब इससे हम जब डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म मिल जाएंगे CaCl3 जो ऑलमोस्ट 0.21 के बराबर होगा, 0.21 मोल्स के बराबर हो जाएगा। इसी तरह हम किसका निकालेंगे, इसी तरह हम CH2Cl2 निकालेंगे, डाइक्लोरोमीथेन का। अब इसका मास 40 दे रखा है और ये क्या है, कार्बन 12, 2 हाइड्रोजन का 2 और Cl 2 है, तो 35.5 71 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 90 के आसपास। ठीक है, 40/90 के आसपास, और 40/12 35.5 इंटू 35.5 कितना होता है 35 इंटू 2 70 और 70 प्लस 0.5 1 हो जाएगा एक
अरे 90 क्यों होगा, 90 नहीं होगा, ये हो जाएगा 1245 हो जाएगा, ये 85 आसपास है, तो 85 आएगा, तो ऑलमोस्ट आधे से कम है। ठीक है, आधे से कम है तो इसको लगभग नंबर ऑफ मोल 0.47 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.21 अपॉन 0.21 प्लस 0.47, ठीक है, और इसका 0.47 अपॉन 0.21 प्लस 0.47। ठीक है, अब हमें सारी वैल्यूज पता चल गई। अब जब हमें सारी वैल्यूज पता चल गई हैं तो हम क्या निकाल लेंगे, वेपर प्रेशर निकाल लेंगे सॉल्यूशन का, जिस दैट इज पी टोटल। पी टोटल हमारा क्या है, वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू 200, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.31 प्लस ये हो गया। अब इसकी वैल्यू 4 1, ये ध्यान रखना ये ऊपर का है, 415 प्लस इसको थोड़ा नीचे से ऐसे करते हैं, P total is equal to 200 into 0.31 plus 415 into 0.47 अपॉन 0.21, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6 के 0.68 के बराबर, 0.68 के बराबर, या 0.69 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी 4347 mm HG आ जाएगी। ठीक है, इन सब की वैल्यू mm HG में थी, तो इसकी भी वैल्यू mm HG में आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, हमें गिवन था प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर, प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर। ठीक है, फिर हमसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, जब हम क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब हमने डाइक्लोरोमीथेन को ऐड किया तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, और पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो गिवन नहीं था डायरेक्ट, तो हमने मोल फ्रैक्शन निकाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन निकाले, दोनों का नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकाल के हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 347.9 के आसपास। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में। ठीक है, मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में निकालते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे, इसको नोट कर लिया होगा, इसको रब करके हम सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे दिखेगा नहीं, होप सो इतना नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। तो वैल्यूज लिख लेते हैं, पी टोटल कितना था, 347.9 mm HG। ठीक है, सेकंड पार्ट करना है हमें, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकाल चुके थे, लेकिन हमें मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना है। ठीक है, और पी नॉट CaCl3 एक्स CaCl3, ये पता होना चाहिए कितना है, 200 इंटू 0.3 0.3 बनाया था। ठीक है, 0.3 बनाया था, और पी नॉट CH2Cl2 एक्स CH2Cl2, ये कितना आया था, 415 इंटू 0.68 के आसपास। ठीक है, 0.68 के आसपास। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है,
वेपर फेज में। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का फॉर्मूला ऐसे वी आई कर देंगे। जो जिस भी कंपोनेंट का, हमें दोनों का अलग अलग चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, ठीक है। तो ये हमें क्लोरोफॉर्म का चाहिए, तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू पी नॉट सी एच सी एल थ्री इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एच सी एल थ्री अपॉन पी टोटल करेंगे, ठीक है। और अगर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज हमें सी एच टू सी एल टू का चाहिए, तो वो क्या होगा, पी नॉट सी एच टू सी एल टू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एच टू सी एल टू अपॉन पी टोटल। ये होता है वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये ऑलमोस्ट, अगर ऐसे कर देंगे, पूरी पूरी वैल्यू रख लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 285.5, 285.5 अपॉन 347.9, और ऐसे ही इसका भी 62.4 अपॉन 347.9। इन दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, हमको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले जो हम टू, नहीं नहीं नहीं, हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया क्या, कुछ ऊपर नीचे कर दिया है, वैल्यूज ऊपर नीचे। इसका 200 था और ये था, तो ये हो जाएगा 62.4 अपॉन 347.9, और ये हो जाएगा 285.5, 285.5 अपॉन 347.9, ये है सही, ठीक है। तो ऊपर वाला क्लोरोफॉर्म का, नीचे वाला डाइक्लोरोमीथेन का। तो जो क्लोरोफॉर्म है वो कम अमाउंट में है, तो उसका मोल फ्रैक्शन भी कम होगा, और ये ज्यादा अमाउंट में है, 0.8 समथिंग के आसपास, 0.8182 ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये रहा सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, वेपर प्रेशर निकालना था सॉल्यूशन का। तो हमने क्या किया, इसका प्योर फॉर्म, इसका मोल फ्रैक्शन, प्योर फॉर्म में प्रेशर और मोल फ्रैक्शन इससे निकाल लिया। फिर क्या है, हमको टोटल वेपर प्रेशर निकल गया। अब सेकंड पार्ट में मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालना। वेपर फेज निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि पी आई इज इक्वल टू, इसको वाई आई या साई, वाई आई कहेंगे या साई आई, ठीक है। वाई आई इज इक्वल टू पी आई, जिस वाले टर्म का, ये इस पूरे टर्म को पी आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पी आई की जगह हम क्या लिख लेंगे, क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल थ्री, जो प्रेशर आया है, पार्शियल प्रेशर सी एच सी एल थ्री का विथ रिस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी क्या लिख सकते हैं, पी आई, और पी आई क्या है, पी ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एच टू सी एल टू अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। तो ये दोनों टर्म हमें देख लिए हैं और इसके आंसर भी आ गए। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। बस वेपर फेज में निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, वेपर फेज में निकालने के लिए हमें जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे मोल फ्रैक्शन में, जो वो प्रेशर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म होगा उसका टोटल से, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो ऊपर टर्म होगा, क्योंकि दोनों का निकालना है, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का दोनों का निकालना है, तो दोनों का अलग अलग निकाल लिया। डिवाइड किससे करेंगे, टोटल वेपर प्रेशर से, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। इसको रब करते हैं,
तो अभी लास्ट के क्लासेस में हम लोगों ने दो लॉ पढ़े। पहला था हेनरी लॉ, दूसरा है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ में हमने ये पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन गिवन सॉल्यूशन, जो वेपर प्रेशर होगा वोलाटाइल कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट जो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, उसका ये है वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी आई नॉट मतलब इसका प्योर फॉर्म, जो भी कंपोनेंट वोलेटाइल है उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, और मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोल फ्रैक्शन से, तो इसका जो हमारा कंपोनेंट है उसका सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा रॉल्स लॉ हो गया। लेकिन हेनरी ने क्या कहा था? हेनरी ने कहा था अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन की जगह हम सॉल्युबिलिटी ले सकते थे, मोल फ्रैक्शन की जगह हम मास ले सकते थे। ठीक है, तो जब हम ये दोनों लॉ देख रहे हैं तो लगभग हमें सिमिलर दिख रहे हैं। तो रॉल्स लॉ क्या है? पीआई, जिस भी कंपोनेंट का वॉलेटाइल इन नेचर है उसका प्रेशर सॉल्यूशन में देख रहे हैं, जब प्योर फॉर्म में पार्शियल उसका प्रेशर होगा पी आई नॉट और उसका मोल फ्रैक्शन होगा एक्स आई, जो भी कंपोनेंट है एक्स आई। अब जब हेनरी लॉ की बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो यहाँ पे क्या है? वेपर वेपर आ रहा है, वेपर का। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रही है? गैस की बात आ रही है, मतलब यहाँ पे जो भी लिया है वो वोलाटाइल है और यहाँ पे गैस है, गैस भी गैसियस फॉर्म में है और जो वेपर है वो भी गैसियस फॉर्म में। तो ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है। तो ये जो टर्म हो गया ये स्पेशल केस बन जाएगा जब के एच इज इक्वल टू पी आई नॉट के बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का कि पार्शियल वेपर प्योर फॉर्म में जो प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का, अगर वो के एच के बराबर हो जाता है, हेनरी कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? रॉल्स लॉ का स्पेशल केस बन जाएगा ऑफ हेनरी लॉ, जब के एच इज इक्वल टू पी आई नॉट हो जाएगा। क्योंकि हमें ये दोनों इक्वेशन लगभग सेम लग रही हैं। रॉल्स लॉ ने क्या कहा? पार्शियल प्रेशर की बात करी वोलेटाइल कंपोनेंट के बारे में। हेनरी ने क्या कहा? हेनरी ने ये कहा कि गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, दोनों लगभग एक ही बात कर रहे थे। इन्होंने भी, अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दें तो पी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये क्या है? पी आई नॉट क्या है? पी आई नॉट प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर है, जो भी कंपोनेंट लिया हमने उसका। और यहाँ पे ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या फिर कह सकते हैं P is partial pressure is directly proportional to mole fraction of that component। तो ये लगभग सेम ही हो गए। और यहाँ पे हमने प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर लिया और यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट ले लिया। दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो हम इसको स्पेशल केस बोल देंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला है। होप सो ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉलिड इन लिक्विड की बात करेगा। सॉलिड, अभी हम लिक्विड इन लिक्विड की बात कर रहे थे जहां पे हमारा एक लिक्विड वॉलेटाइल था या फिर दोनों लिक्विड वॉलेटाइल थे ऐसे। अगर हम नेक्स्ट में बात करेंगे उसमें क्या है? सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड जो है वो सॉल्यूट होगा, वो वॉलेटाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना नोट कर लिया आपने, तो नेक्स्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में एक लाइन और लिख सकते हैं कि इफ वी कंपेयर, अगर हम कंपेयर करेंगे, जो हमने लिख लिया है उसके नीचे एक लाइन और इंक्लूड कर लीजिए कि इफ वी कंपेयर रॉल्स लॉ एंड हेनरी लॉ वी फाउंड दैट Rawls law become a special case of Henry law when Kh, Henry constant is equal to
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर, क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन प्योर फॉर्म। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर हेनरी कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, तब रॉल्स लॉ स्पेशल केस बन जाएगा हेनरी लॉ का। ठीक है, जब हमने रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ को कंपेयर किया तो हमने ये पाया कि रॉल्स लॉ हेनरी लॉ के ही एक प्रकार की तरह, एक उसके उसी की तरह बिहेव करने लग रहा है। कब बिहेव करने लग रहा है? जब ये जो हेनरी कांस्टेंट है हमारा प्योर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट के वेपर प्रेशर में के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म इज इक्वल टू के एच। होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ऐसा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें हमने सॉलिड लिक्विड में मिलाया हो और एक हमारा लिक्विड में सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो सॉलिड क्या है? सॉल्यूट है। लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। जनरली हम यहाँ पे वाटर ले रहे हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉलिड जो है हमारा वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है। ठीक, नॉन वोलेटाइल नेचर का है। जब नॉन वोलेटाइल नेचर का है ये हमारा सॉलिड, तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, सॉल्ट ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने सॉल्ट, शुगर, ग्लूकोज, ये सब, कार्बन डाइसल्फाइड, ऐसे हमने बहुत सारी चीजें ले ली। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, सॉल्यूशन हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी देन प्योर सॉल्वेंट। देखिए, हमने क्या किया है, मिक्स किया है किसको? सॉलिड को। किसमें? लिक्विड में। तो लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है और वो हमने वाटर ले लिया। वाटर में हमने सॉल्ट को मिक्स किया, ग्लूकोज को हमने सॉल्ट में मिक्स किया, शुगर को हमने सॉल्ट में मिक्स किया। जब हम ऐसे सॉलिड जो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है उसको हम लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं, तो जो हमारा सॉल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा इस प्योर लिक्विड से। ठीक है, जो हमारा सॉल्वेंट है जो प्योर फॉर्म में है, जिसमें केवल वाटर है, कुछ और नहीं है, उसमें हमने कुछ ऐसा सॉलिड मिक्स कर दिया। तो जब हम मिक्स करने के बाद जो हम सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे, वो सॉल्यूशन जो होगा उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। किससे? प्योर सॉल्वेंट से। ठीक है, तो ऐसा कैसा होगा? मतलब कहने का कि वाटर जो है हमारा, हम इसको वेपराइज करना चाहते हैं, वाटर को, प्योर फॉर्म को वेपराइज करना चाहते हैं। अब वेपराइज करने के लिए हमने क्या किया? वाटर को अपने हीट देना शुरू कर दिया। हीट देना शुरू किया तो ये क्या हो गया? वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा हमारा वाटर। वेपर्स के फॉर्म में जब कन्वर्ट हुआ तो ये अभी यहाँ पे कुछ मिक्स नहीं है। जब मिक्स नहीं है तो ये जो वेपर है वो प्योर वाटर है, और यहाँ पे नीचे वाटर है और वाटर के वेपर्स हैं, इसमें कुछ मिक्स नहीं है। तो प्योर सॉल्वेंट का यहाँ पे जो भी होगा वो प्योर सॉल्वेंट का होगा, या फिर कह सकते हैं प्योर वाटर का वेपराइजेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा by vapors of liquid over the liquid phase is called vapor pressure। तो वो तो हम देख ही चुके हैं कि जो प्योर फॉर्म है लिक्विड का उसको हमने वेपराइज करने की कोशिश करी, वो वेपर्स के फॉर्म में बन गए। अब जब ये जो वेपर है ये अपना प्रेशर लिक्विड के ऊपर डालेंगे तो उसको हम वेपर प्रेशर नाम दे देते हैं। ये हमने पहले भी सुना है। ठीक है, अब जब हमने जो प्योर फॉर्म लिया हुआ था, जो प्योर फॉर्म लिक्विड है, जो एंटायर सरफेस है वो ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। जो सरफेस है पूरे, जो हमारा सिस्टम ले रखा है हमने, क्लोज सिस्टम ले रखा है, ये जो पूरी सरफेस है वो सारे वाटर मॉलिक्यूल से बनी हुई होगी। और जो ये वेपर्स हैं ये अपना
कुछ ना कुछ प्रेशर दे रहे होंगे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, जो प्योर लिक्विड है उसके ऊपर वेपर प्रेशर कौन दे रहा है? वेपर्स ऑफ द लिक्विड। और ये जो सरफेस है, एंटायर सरफेस, वो पूरी सरफेस किसकी बनी हुई है? वाटर की बनी हुई है, वाटर मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। अगर हम अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हम क्या ऐड करते हैं? कुछ ऐड कर देते हैं सॉलिड जो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है। हमने क्या किया? अब पहले ये क्या थे? वाटर के पार्टिकल थे एंटायरली पूरी सरफेस में। अब हमने क्या कर दिया? सॉलिड मिक्स कर दिया। ठीक है, अब सरफेस पे क्या? वाटर के अलावा सॉल्ट के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। वाटर के अलावा सॉल्ट के भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो प्लेन में क्या था? पूरी सरफेस वाटर के मॉलिक्यूल्स से थी। अब जब हमने सॉलिड मिक्स किया तो सरफेस पे कुछ कुछ वाटर के पार्टिकल्स हैं, कुछ कुछ जो हमने सॉलिड मिक्स किया है जैसे सॉल्ट ग्लूकोज ऐसे उसके पार्टिकल्स हैं। ऐसा कर रहे होंगे, जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो ये जो वेपर्स बने हैं ना, ये अपना सारा प्रेशर इन्हीं का ही होगा। ये वेपर प्रेशर अभी भी सॉल्वेंट का ही होगा, क्योंकि सॉलिड तो हमारा नॉन वॉलेटाइल है, वो तो वॉलेटाइल है ही नहीं, वो पेपराइज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो सारा का सारा सॉल्वेंट का ही होगा। ठीक है, जो वेपर प्रेशर होगा वो सोलली डिपेंड होगा किस पे? वेपर प्रेशर सोलली डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन के सॉल्वेंट पे वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। अब ये था हमारे प्योर फॉर्म में। ये इम्प्योर फॉर्म या कह सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड मिक्स है, ये हमारा सॉल्वेंट था, वो वाटर के साथ कुछ और मिक्स कर दिया गया। जब हमने ऐसा किया तो हमने देखा कि ये जो सिस्टम है इसका, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर था, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे P1 था और यहाँ पे P2 था। ठीक है, जब हम प्योर वाटर को हीट कर रहे थे तो हमारा जल्दी से हीट हो रहा था सॉल्यूशन। जल्दी से हीट होने के बाद क्या कर रहा था? वेपर्स बना ले रहा था। लेकिन जब हमने कुछ ऐड किया, ठीक है, जब हमने कुछ ऐड किया तो ये ज्यादा हीट लेने लगा। ठीक है, ज्यादा हीट लेने लगा तो ज्यादा टाइम लगा वेपर्स को बनने में। अब ऐसा क्या हुआ? ये सब होने में जो टेम्परेचर हो गया वो लोअर हो गया देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब हम वेपर प्रेशर बना रहे थे प्योर सॉल्वेंट का, जिस टेम्परेचर पे, मान लो T1 टेम्परेचर पे बना रहे थे, ऐसे मानते हैं, जैसे हमने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को हीट किया। ठीक है, प्योर वाटर को। अब हमने उस पर सॉल्ट मिक्स किया, सॉल्ट मिक्स किया तो अब वो वाटर 100 की जगह 104 डिग्री सेल्सियस या 105 डिग्री सेल्सियस पे हीट होने लगा। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट में। ठीक है, एक मिनट, लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा गिवन टेम्परेचर पे, वो कम हो जाएगा जब हम उस पे कुछ ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दोनों होंगे। जो फ्रैक्शन होगा सरफेस वेपर्स का, जो फ्रैक्शन होगा सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है कि जो हम यहाँ पे हम सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के देख रहे थे, और यहाँ पे जो फ्रैक्शन होगा, मतलब कहने का मतलब आधा सरफेस वाटर का हो गया, वन और 0.5%, और ये आधा सॉल्ट का हो गया, तो उसका फर्क पड़ेगा कुछ भी मिक्स करेंगे। जैसे हमने सॉल्ट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा वाटर था, सॉल्यूट वाटर के अंदर हमने सॉल्ट मिक्स किया। अब हम इसको क्या करेंगे? ठंडा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा हो रहा है तो ये -4 के आसपास
या -2 के आसपास ठंडा होगा या और ठंडा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका टेम्परेचर एक तरह से घट जा रहा है और यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है हमको। ठीक है, टू हीट द सॉल्यूशन। और जब ऐसा हम लोग कर रहे होंगे तो ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे सॉल्वेंट के, वो कम होते चले जाएंगे और नंबर ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस पे ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ऐसा होगा तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज करस्पॉन्डली डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम हीट देते जाएंगे वैसे वैसे सरफेस पे जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो कम होते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, वेपर प्रेशर भी हमारा डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स थे, मतलब ये मान लो 2 लेयर मान लेते हैं, जितने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे वो चले गए हीट पाके। ठीक है, अब ये वाली लेयर बची तो ये भी जाने लगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 तरह के पार्टिकल्स हैं। जब सरफेस के चले गए तो वहां पे ये सॉल्वेंट जो हमारा सॉल्यूट था, नया सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो बचे। ठीक है, नेक्स्ट लेयर में कुछ सॉल्ट के पार्टिकल्स होंगे, कुछ वाटर के, तो वाटर के चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो जमावड़ा हो जाएगा या फिर इकट्ठा हो जाएगा वो सॉल्वेंट या सॉल्ट का मॉलिक्यूल सरफेस पे हो जाएंगे। जब सॉल्ट के मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाएंगे तो जो वो वेपर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा वो वेपर प्रेशर यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ वाले प्रोसेस पे क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जब हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स कर देंगे। तो इतनी बात समझ में आई, इसको रब करते हैं। जब हमने प्योर फॉर्म में वाटर लिया था तो उसको हीट देने पर जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो ज्यादा हो रहा था, और जब हमने उसमें कुछ मिक्स कर दिया तो अब वेपर प्रेशर जो बन रहा है वो कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्योर फॉर्म। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर solvent is high, then vapor pressure of solution containing solid non-volatile solute in solvent। ठीक है, तो ये हो गया। और ये जो डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा किस पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, उसका नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जो जितना भी डिक्रीज हुआ है वो इसी की वजह से हुआ। तो यहां लिख लेंगे डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो क्या करेगा, सॉल्यूशन ने एक तरह से सॉल्वेंट लिख लिया, सॉल्वेंट का ही डिक्रीज हुआ है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन सॉलिड सॉल्यूट। जो भी डिक्रीज हुआ है वेपर प्रेशर का सॉल्वेंट का वो डिपेंड करेगा सॉलिड सॉल्यूट पे, जो क्या है, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। नॉन वॉलेटाइल लिख लेते हैं यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल का है, वोलेटाइल इन सॉल्यूशन, जो भी हमने सॉल्यूशन बनाया उसमें।
तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। अब रॉल्स ने तो ये कहा था कि जो प्रेशर है वो, रॉल्स ने कहा था एनी सॉल्यूशन के लिए, बाय रॉल्स लॉ, इन एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल, जो भी नॉन वोलेटाइल, ठीक है, तो जितने भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है या कंपोनेंट है, कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन में जितने भी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है उनका पार्शियल प्रेशर इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये तो पहले ही बोल दिया था, रॉल्स लॉ में हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन हमारा अब कैसा है, अब हमारे बाइनरी सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है और ये क्या है, वोलेटाइल है। लास्ट वाले में क्या लिया था, दोनों वोलेटाइल, अब क्या है, एक ही वोलेटाइल है, ठीक है। जब एक ही वोलेटाइल है तब क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑफ सॉल्वेंट, वो पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू सॉल्वेंट के प्योर फॉर्म का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये, क्योंकि अब यहाँ पे जो भी हो रहा है वो सब सॉल्वेंट की कहानी है, ठीक है। क्योंकि हमारा सॉलिड तो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर बना ही नहीं पा रहा है, जब यही वेपर बना पा रहा है तो इसी का पार्शियल प्रेशर होगा, इसी का प्योर फॉर्म में प्रेशर होगा और इसी का ही मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, होप सो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, वेपर प्रेशर जानना था सॉल्यूशन का, सॉलिड इन लिक्विड में, जो सॉलिड लिया गया है लिक्विड के अंदर वो नॉन वोलेटाइल है तो उसके वेपर प्रेशर की कोई बात नहीं हो रही है। जो भी बात होगी ऐसे सॉल्यूशन में केवल सॉल्वेंट के बारे में होगी, सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में और सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में और सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मिक्स करने के बाद का, ठीक है, यही होगा। तो होप सो ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो जो भी क्लासेस चल रही हैं वो समझ में आई होंगी, जो भी नया कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।